So let's do a problem based on the law of constant composition which is also known as definite proportions. ठीक है, स्टेटमेंट क्या है 6.488 grams of lead combined directly with 1.002 grams of oxygen to form lead peroxide. Lead peroxide is also produced by heating lead nitrate, and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is 13.38%. Use this data to illustrate the law of constant composition. अब आपको देखिए क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है कि इतना ग्राम 6.488 ग्राम जो है लेड वो कंबाइन होता है 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और बनता है लेड पेरोक्साइड। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्वेशन आप बोल सकते हो, केमिकल रिएक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस पहले स्टेप को यहाँ पर, यहाँ तक जो वहाँ तक लाइन लगाई है मैंने, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ ग्राम्स में बताया है कि इतना ग्राम लेड इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। बट अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज मुझे निकालना तो वो मैं किस तरह से निकालूंगा, वो मैं इस तरह से निकालूंगा स्टेप बाय स्टेप। टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मतलब इस लाइन से पहले वाला आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, देखिए मास ऑफ लेड पेरोक्साइड कितना है। लेड पेरोक्साइड का मास हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हमें सिर्फ लेड का मास दिया और ऑक्सीजन का दिया। बट यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द सम ऑफ द रिएक्टेंट्स, मास ऑफ द सम ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जितने रिएक्टेंट का सम होगा उतना ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा, तो वो ऐड करके मुझे लेड पेरोक्साइड मिल गया। अच्छा, इतने ग्राम लेड पेरोक्साइड में कितना ग्राम है ऑक्सीजन का, उतना ग्राम 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड भी सुना होगा आपने छोटी क्लास में। ठीक है, एक एग्जांपल में देता हूँ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आपको बोला जाए कि जो 4 टॉफीज़ हैं, ठीक है, उनका प्राइस है 8 रुपीज़। 4 टॉफीज़ का प्राइस है 8 रुपीज़, तो एक टॉफ़ी का कितना प्राइस होगा। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि अगर 4 टॉफ़ी का 8 रुपया प्राइस है तो एक टॉफ़ी का प्राइस हुआ ₹2। वो किस तरह से निकाला आपने, वो देखिए क्या किया आपने कि अगर 4 टॉफ़ीज़ का प्राइस जो है, 4 टॉफ़ीज़ का प्राइस जो है वो है 8 रुपीज़, तो आपने क्या किया, एक टॉफ़ी का प्राइस निकालने के लिए आपने इस 4 को 8 से डिवाइड कर दिया, ऐसे लिया है। ठीक है, सो दैट इज 2 रुपीज़। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। देखिए 7.490 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड कंटेन 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर इतना ग्राम लेड पेरोक्साइड में इतना ऑक्सीजन है तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो 100 ग्राम में निकालने के लिए पहले 1 ग्राम में आप निकाल लें। ठीक है, 1 ग्राम में निकालने के लिए इसके डिवाइड में ये आ जाएगा, फिर 100 में निकालने के लिए इंटू 100। ये कैसे किया, जैसे यहाँ पर एक के लिए आपको पता लग गया। अगर आपको वैसे ही 5 टॉफीज़ के लिए 6 टॉफीज़ के लिए निकालना हो तो इसी 2 रुपये को आप, जो एक टॉफ़ी का प्राइस है, उसको आप बाद में मल्टीप्लाई यू कैन डू विद 6, तो आपको ₹12 की मिलेंगी आपको 6 टॉफीज़। तो वही चीज़ किया कि 100 निकालने के बाद में इंटू 100 कर दिया, तो उसमें तो हमारा 13.38 ग्राम्स आया। बट हमने यहाँ पे लिखा है दैट द ऑक्सीजन प्रेजेंट इज 13.38%। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल। द परसेंट हेयर मीन्स दैट आउट ऑफ 100, कि अगर कोई भी चीज़ 100 में से लिखते हैं आप, सो दैट यू कैन यूज दिस सिंबल। तो यहाँ भी जो ऑक्सीजन का अमाउंट है 13.38 ग्राम, वो 100 ग्राम लेड पेरोक्साइड में है। इसका मतलब है दैट ऑक्सीजन प्रेजेंट हियर इज 13.38%। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग बना है। वैसे ही स्टेप 2 में आपको क्या करना है, अब आपको कंपेयर कर लेना है, क्योंकि अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट में क्या है कि लेड पेरोक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट and it was found that the percent of oxygen present in lead peroxide is 13.3। ठीक है, मतलब सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में डायरेक्ट ही बता दिया है आपको कि सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन लेड पेरोक्साइड में है 13.38%। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि देखिए दोनों में लेड पेरोक्साइड ही है। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट में आपको मिलता है 13.38,
और सेकेंड में भी आपको मिल जाता है 13.38%। तो यानी सेम कंपाउंड में आपको ऑक्सीजन का कंटेंट सेम मिल रहा है। तो ये क्या शो करता है? ये आपका शो करता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपका कंपाउंड एक है तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट भी तो सेम आना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इट वाज गिवन बाय डेल्टन इन 1804। ठीक है, सो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, देन आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, the masses of one of the element which combined with the fixed mass of the other bears a simple ratio to one another। इसका मीनिंग क्या है देखिए, इसका मीनिंग ये है कि जब दो एलिमेंट, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आपने लेनी है, अगर वो कंबाइन होंगी, ठीक है, और वो क्या करेंगे, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कार्बन ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, अगर वो दोनों जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड बताएं आप, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो ये जो दो कंपाउंड हैं ये दोनों आपके कार्बन ऑक्सीजन के बने हैं, जो कि दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more chemical compounds, the masses of one of the elements which combined with the fixed mass of the other। अब इसका मतलब क्या हुआ, bears a simple ratio to one another। इसका मीनिंग ये है, जैसे अभी आपको कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन इनकी क्या कीजिए आप, मास नंबर यू कैन राइट डाउन। ठीक है, सो फॉर कार्बन यू कैन सी दैट 12, कार्बन का मास नंबर होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, बट क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग विद 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो लिया, मास नंबर का, तो वो है 12:32। ठीक है, वैसे ही सेकंड मैंने आपको बताया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, सेकंड मैंने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो कार्बन का अगेन 12 इज देयर, ऑक्सीजन के लिए एक ही एटम है, सिंगल एटम, सो 1 × 16, सो 12:16। अब यहाँ जो नेक्स्ट लाइन का मीनिंग है, दैट वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास, मतलब दोनों में से एक कोई ऐसी एलिमेंट जो दूसरी एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होती है। अब यहाँ पे देखा होगा आपने कार्बन, तो कार्बन का जो मास है वो फिक्स है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में भी वो 12 आ रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 12 आ रहा है। तो इसके अलावा जो दूसरी एलिमेंट है उसका अगर आप रेशियो लेंगे तो वो हमेशा एक सिंपल रेशियो आएगा। सिंपल रेशियो का मीनिंग है कि इन होल नंबर्स, ठीक है, कि होल नंबर की फॉर्म में वो रेशियो आएगा आपका। तो ये देखिए 1:16, यहाँ से उठा लीजिए 16, यहाँ से 32, 16:32, 1:2। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया डोंट वरी, वन मोर एग्जांपल इज देयर, एक और एग्जांपल है हमारे पास। देखिए अब नाउ एग्जांपल कंपाउंड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब ऐसे ही किया हमने, पर इस बार हमने जो दो एलिमेंट्स लिए, एक लिया सल्फर, दूसरा लिया हमने ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब जो दो कंपाउंड्स बनते हैं, दो भी बन सकते हैं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक है सल्फर डाइऑक्साइड, एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस केस में दो बनते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए SO2, सल्फर ट्राई 3, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मींस SO3। अब सल्फर का भी मास नंबर लिखेंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो आपको बताया मैंने कि 20 तक आपको एलिमेंट्स याद है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ डबल ही करना होता है मास नंबर के लिए। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो 20 तक हैं उनका डबल ही होता है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो आपने अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सल्फर के लिए 32, देखिए सल्फर के लिए 32, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन के लिए आपको पता है हम यूज करते हैं 16, सो 2 × 16, यहाँ 3 है तो 3 × 16। उसके बाद ये बन गया 32:32, दूसरा आपका बन गया SO3 के लिए 32:48। अब आपको क्या करना है, अब आपको याद है कि जो दोनों में से फिक्स है उसको छोड़ के जो दूसरा एलिमेंट है उसका रेशियो लेना है। तो दोनों में सल्फर सेम है 32:32, तो उसको छोड़ के 32 और 48 आपने लिया जो कि ऑक्सीजन के लिए, तो 32:48 दैट विल बी 2:3। सो अगेन क्या आ रहा है, एक होल नंबर रेशियो या सिंपल रेशियो आप बोल सकते हैं, वो आ रहा है। सो नाउ कम्स द फोर्थ लॉ, the law of reciprocal proportions। okay, it was given by Richter in 1792। ठीक है, अब इसकी मैं पहले आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, फिर विद एग्जांपल आई टेल यू हाउ टू डू।
So the ratio of the masses of two elements A and B which combine separately with the fixed mass of the third element C. यानी दो एलिमेंट्स आपको लेकर चलने, एक एलिमेंट होगी A, एक होगी B, ठीक है, दो एलिमेंट जो अलग से किसी तीसरी एलिमेंट के साथ दो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं। ए भी कंबाइन करता है सी के साथ अलग से और बी भी कंबाइन करता है सी के साथ अलग से। सो विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, अब ध्यान रखिएगा कि जो तीसरी एलिमेंट आप ले रहे हो उसका आपको फिक्स मास लेना है, यानी उसका फिक्स मास ए के साथ और उसका फिक्स मास बी के साथ वो सेम रखना है आपको सी के लिए, ठीक है। इज आइदर द सेम और द सेम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन व्हिच ए एंड बी कंबाइन, ठीक है, डायरेक्टली विद ईच अदर। यानी वहां पर जो रेशियो बनेगा आपका, जैसे वो सी के साथ कंबाइन होते हैं बट फिक्स मास के साथ, बिल्कुल वही जो है आपका जब ए और बी आपस में कंबाइन होंगे तब भी वही रेशियो बनेगा। देखिए एक और बार बताते हैं आपको सिंपली, अब इस बार एग्जांपल के साथ। अब द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी व्हिच कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी, यहाँ तक स्टेटमेंट को लेते हैं। तो दो एलिमेंट ए और बी हैं, मान लेते हैं एक एलिमेंट है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। दे आर कंबाइनिंग सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट सी, तो सी अलग से किसी थर्ड एलिमेंट जो है यहाँ पे हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन कर रहा है कार्बन, और ऑक्सीजन भी अलग से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो पहले तो देख लेते हैं कि इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है मीथेन CH4 जो कि सबको पता है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बनाता है वाटर। कंपाउंड्स आपने ले लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपने देख लिया कि अब मीथेन तो बन रहा है, तो मीथेन में कार्बन का कितना पार्ट है, तो कार्बन का मास नंबर रखिए 12, ठीक है। हाइड्रोजन में मास नंबर आप रखिए, हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, तो 4 इंटू 1 है हाइड्रोजन का मास नंबर, तो 4 इंटू 1 4 आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे H2O में आपने क्या किया, H2 का आपने सबसे पहले हाइड्रोजन का मास नंबर रखा है यहाँ पे 1, दो एटम है हाइड्रोजन के, तो 2 इंटू 1 2 बन गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास नंबर आपको पता है एक ही एटम है, मास नंबर रखा 16, तो 16 बन गया। बट यहाँ पर ये कंबाइन तो हो रहे हैं, देखिए कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन भी, तो यहाँ पे कार्बन ए और ऑक्सीजन जो है वो बी, ये ए बी एलिमेंट्स हैं जो कि तीसरे किसी सी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं। बट यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, यानी ये जो एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो इस एलिमेंट का आपको मास जो है वो फिक्स लेना है। जैसे कि यहाँ तो 4 जो है कंबाइन हो रहे हैं 12 के साथ, और यहाँ पे 2 कंबाइन हो रहे हैं 16 के साथ, तो अब आपको इसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए व्हाट यू कैन डू, आप बना लीजिए। जैसे मैं 1 के लिए निकाल लेता हूँ, अगर 4 जो है 12 के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो एक किसके साथ कंबाइन हो रहा है, एक कंबाइन हो रहा है 3 के साथ, ठीक है। रेशियो बाय मास लेना है आपने, ध्यान रखिएगा, रेशियो बाय मास। यहाँ 2 अगर 16 के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो एक के लिए आपको पता है 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने फिक्स कर लिया ना, आपने यहाँ भी 1 ले लिया, यहाँ भी 1 ले लिया, फिक्स मास कर लिया आपने थर्ड एलिमेंट सी का। तो अब अगर आप इनके जो कंपाउंड बनता है उसका आपस में रेशियो लेंगे तो वो बिल्कुल यही आएगा जो यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर आ रहा है ना 3, यहाँ पर आ रहा है ना 8, तो यहाँ पर आंसर 3:8 आएगा। कैसे, देख लीजिए। अब यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का मास नंबर लिख लिए 12, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, अब क्योंकि 2 एटम है तो 2 इंटू 16 32 आ गया। देखिए 32:12 इज 3:8, बिल्कुल वही आया जो यहाँ से निकाला आपने। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। एक और बार देख लीजिए, एक और एग्जांपल के साथ आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि इस एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पर आप जो 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ जो तीसरा एलिमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है सल्फर, ठीक है। तो हाइड्रोजन और सल्फर के का जो कंपाउंड है वो है H2S, और ऑक्सीजन और सल्फर का जो कंपाउंड है वो है SO2, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन और सल्फर का H2S, जिसमें H2 आप देख सकते हैं, अगर आप हाइड्रोजन का मास नंबर रखते हैं तो 2 1 से 2 आएगा क्योंकि 2 एटम है हाइड्रोजन के, और सल्फर की जगह अगर आप इसका मास नंबर रखते हैं तो यहाँ पर आएगा 32, ठीक है। और वैसे ही आप वहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के लिए आप निकालते हैं, सो व्हाट यू विल गेट देयर SO2 एज अ कंपाउंड, और सल्फर का 32, ऑक्सीजन का भी 32, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको फिक्स्ड मास लेना है तीसरे एलिमेंट का। तो तीसरा एलिमेंट सल्फर है जिसका फिक्स्ड मास पहले से ही दिया हुआ है जो कि है 32 दोनों फिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 2 और वहाँ पर क्या है 32,
ठीक है। तो इनका अगर आप रेशियो लेंगे, सो व्हाट यू विल गेट, इनका रेशियो आपके पास आएगा 1:16, ठीक है। वैसे आप निकाल लें तब भी 1:16 आएगा, या फिर आप एक के लिए निकालें, जैसे आपने यहाँ पे निकाला था ना एक के लिए, अगर वैसे आप निकालते हैं तो 32 पार्ट्स कंबाइन होते हैं 2 पार्ट्स के साथ, तो सल्फर का एक पार्ट कंबाइन होगा 2/32 के साथ, ठीक है। यहाँ पर 32 पार्ट्स कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के 32 पार्ट्स के साथ, तो एक पार्ट कंबाइन होगा एक पार्ट के साथ। तो अगर ऐसे आप रेशियो लेंगे तब भी देखिए 1:16 ही आएगा। तो चाहे 32 ले लीजिए चाहे 1 ले लीजिए, 1:16। बट अब यहाँ पे तो निकाल कर देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में क्या कंपाउंड बनता है, वो है वाटर H2O। अच्छा, इसका आप रेशियो निकालते हैं तो 1:8 आता है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लास्ट में एक लाइन बोल रखी है दैट it is either the same or some simple multiple of the ratio of masses in which air become one। तो या तो ये जो आपने यहाँ पर रेशियो निकाला था, देखा हो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में 3:8, या तो ये सेम होता है या फिर इसका मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल मल्टीपल कैसे, यहाँ पर 1:8 आया था और वहाँ पर आया 1:16, जब दोनों का आपने रेशियो लिया तो 2:1, यानी एक रेशियो दूसरे का मल्टीपल है। सो आइदर इट कैन बी सेम, या तो ये सेम आ जाएगा या इसका मल्टीपल भी आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। सो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर they always do so in a volume which bear simple ratio to one another and to the volume of the product if these are also gases, provided all measurements of the volumes are done under simple conditions of temperature and pressure। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपने कि ये जो यहाँ पर अगर गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, ठीक है, गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और गैस बनती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो उनकी वॉल्यूम्स होगी रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स की, उनका अगर आप रेशियो लेंगे तो वो एक तरह का सिंपल रेशियो बनेगा, ठीक है। और साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गैसेज हैं सभी, तो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस को आपने क्या करना है, सिमिलर रखना है, दोनों तरफ चेंज नहीं करना। जैसे कि आपका एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल द कॉम्बिनेशंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सो दीज आर बोथ गैस, ये दोनों गैस हैं, ठीक है। जब रिएक्शन कराते हैं तो HCl भी गैस ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि आपने जब रिएक्शन लिखी तो देखिए यहाँ पर 1 है, H2 के आगे 1 है, Cl2 के आगे 1 है, HCl के आगे 2 है। तो यानी वी आर यूजिंग 1 वॉल्यूम, क्योंकि ये गैस है तो गैस की हम वॉल्यूम लेंगे। तो एक वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस की, एक वॉल्यूम क्लोरीन गैस की, तो 2 वॉल्यूम्स बन जाएंगे आपके HCl गैस की, ठीक है। सो the reactants and the products they are bearing a simple ratio, कैसे 1 ratio, यहाँ से दिया 1 1 और यहाँ से दिया 2, so 1:2। ऐसे ही आपका एक और एग्जांपल है कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो वहाँ पे बनता है वाटर, बट ध्यान रखें कि हमने टेम्परेचर हाई कर रखा है, तो जो वाटर बनता है दैट इज इन स्टीम, ठीक है, ताकि तीनों गैस में है आपके। सो देयर द H2O इज इन स्टीम फॉर्म, ओके। सो नाउ यहाँ पे 2H2 plus 1O2 give 2H2। तो यहाँ पे 2 volumes of hydrogen gas are added to the 1 volume of the oxygen gas to give 2 volumes of the your water vapor, ठीक है। So again the ratio 2:1:2। Again the third reaction that is of nitrogen and hydrogen gas, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से जो अमोनिया बनता है, तो अमोनिया भी गैस फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। तो अगेन यू कैन बैलेंस द इक्वेशन एंड यू कैन सी दैट एक वॉल्यूम हम दे रहे हैं नाइट्रोजन का, 3 वॉल्यूम्स हम दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस का, तो हमारे पास 2 वॉल्यूम्स जो हैं वो अमोनिया गैस के हमें मिल रहे हैं। इट मीन्स दे अगेन बियर अ रेशियो 1:3:2,